अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि नीट के क्वेश्चंस और उसके रिवीज़न के लिए एक वीडियो हमारा हो चुका, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। जो पैटर्न फर्स्ट वीडियो के अंदर रहा भाई, वही पैटर्न रहेगा सेकंड वीडियो के अंदर। मेन पर्पज़ आपको हम पहले ही बता चुके, मेन पर्पज़ हमारा रहेगा टॉपिक्स को रिवाइज़ करना, और उसके रिवीज़न के लिए हमने जो क्राइटेरिया बनाया वो ये बनाया कि भाई क्वेश्चंस के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे रिलेटेड टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं भाई। और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अगर मैं फर्स्ट ना कहूँ तो अगर पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग हम चलें तो उसी को कंटिन्यू करते हुए 2019 का ही पेपर मेरे पास है भाई अभी, और वही पेपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या मालूम कर रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन में पढ़ चुका भाई। इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे मालूम चल चुका ये क्वेश्चन पूछा गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल गैमीट को बनाता हो, बनाने के बाद उसको ट्रांसफ़र करता हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाता हो, उसको हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी इस क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँगा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाई। पहले मैं हेडिंग डाल दूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो आपने क्या पढ़ा भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी डक्ट। पहले मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिख दूं, यानी सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के बारे में कितनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। देखो टेस्टिस को कहा जाता है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये मालूम कर सकता है कि भाई टेस्टिस को क्या कहोगे, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। अब इसमें मैं आपको बता दूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन जो गैमीट को बनाता हो, उस ऑर्गन को कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल गैमीट को बनाने वाले ऑर्गन को कहा जाता है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। यानी टेस्टिस के अंदर बनेगा मेल गैमीट जिसको हम कहेंगे स्पर्म। इसी टेस्टिस से रिलेटेड आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। टेस्टिस का अगर शेप मालूम करे तो आप कहेंगे टेस्टिस ओवल शेप होता है, ओवल शेप। शेप तो भाई नहीं पूछेगा, इसमें पूछने वाली बात क्या होगी, टेस्टिस का लेंथ कितना होगा, तो आप कहेंगे टेस्टिस का लेंथ होता है भाई 4 to 5 सेंटीमीटर। एक रेंज बताया गया कि टेस्टिस का लेंथ कितना होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है भाई। टेस्टिस का विड्थ कितना होगा, तो आप इसमें से 2 कम कर देना। 2 कम करने का मतलब ये हुआ 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना होगा 2, और 5 में से 2 कम करेंगे तो 3। टेस्टिस का विड्थ होगा 2 to 3 सेंटीमीटर। यानी वापस तो हम क्वेश्चन पर ही आएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिवीजन होगा। वही बात है, मैं एक एक चीज़ को डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे ही मैं रिवीजन आपको कराना चाह रहा हूँ कि भाई टेस्टिस को प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। टेस्टिस का लेंथ कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस का विड्थ कितना होगा, आप कहेंगे 2 to 3 सेंटीमीटर। इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एक मस्क्यूलर पाउच में। यानी टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्रोटम। टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रक्चर को कहेंगे स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के होने का फ़ायदा ये होगा कि भाई टेस्टिस को हमने कहा प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, यानी यहाँ पर गैमीट बनेगा। उस गैमीट का नाम होगा स्पर्म।
स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस इस टेस्टिस के अंदर चलेगा और टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगा इसको हम कहेंगे स्क्रोटम। ये स्क्रोटम मसल से बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं मस्क्यूलर पाउच, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मसल से बना हुआ हो। इस स्क्रोटम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि इस स्क्रोटम की वजह से टेस्टिस का जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से कम रहेगा। फिर से सुनो मेरी बात, आपसे पूछता है स्क्रोटम का क्या काम होगा। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होंगे टेस्टिस। स्क्रोटम की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम रहेगा। कहा गया कितना कम रहेगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। पहला सवाल, स्क्रोटम का काम क्या होगा? आप कहेंगे टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से कम करना। कितना कम करना? तो आप कहेंगे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, इस कम टेम्परेचर की, कि भाई बॉडी का टेम्परेचर तो होगा 37 डिग्री, उससे कम टेम्परेचर टेस्टिस को क्यों चाहिए? कहा कि ये कम टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए टेस्टिस को बॉडी से, जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा उससे कम टेम्परेचर चाहिए, और ये कम टेम्परेचर प्रोवाइड कराने का काम करेगा स्क्रोटम। तो कितनी बातें हुई? टेस्टिस को हम कहेंगे प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस का लेंथ होगा 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होगा 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस प्रेजेंट होंगे स्क्रोटम में। टेस्टिस में जो यानी स्क्रोटम का काम ये होगा टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करना। ये कम टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट माना जाता है एसेसरी डक्ट। सेकेंड पार्ट क्या माना जाता है भाई? एसेसरी डक्ट्स। अब देखिए, डक्ट कहा जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, यानी टेस्टिस के अंदर जो गैमीट बनेगा उस गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए जो स्ट्रक्चर होंगे उन स्ट्रक्चर को कहा गया एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट के अंदर कहा गया कि भाई 4 डक्ट होंगे। सबसे पहला डक्ट होगा रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस डक्ट का नाम, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। दूसरा डक्ट कहा गया भाई वेजा इफ्रेंशिया। रीटे टेस्टिस वेजा इफ्रेंशिया। थर्ड डक्ट को कहा गया एपिडिडाइमिस। और फोर्थ जो डक्ट रहेगा उसको कहा गया वास डिफरेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है वेजा डिफरेंशिया। अब वही बात, जहाँ कहीं पर भी 4 पॉइंट्स हों, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो का एक पॉइंट याद दिलाऊं, मैंने कहा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनील होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। मैंने उसमें कहा नोट वाला क्वेश्चन बन जाएगा। आपको एक बात कही ना, नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इन चारों में से कौन एसेसरी डक्ट का पार्ट नहीं होगा। तो 3 इसमें से होंगे भाई, एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो इसमें से नहीं होगा, वही आंसर माना जाएगा। एसेसरी डक्ट का काम होगा टेस्टिस के अंदर बनने वाले स्पर्म को कैरी करना। और थर्ड कहा गया एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। अब देखो, आप जानते हैं भाई, ग्लैंड्स कहा जाता है ऐसे स्ट्रक्चर को जिनका काम हो सिक्रीशन करना। यहाँ पर 3 ग्लैंड्स होते हैं भाई। नंबर 1 कहा गया सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल कहा गया, ग्लैंड्स का नंबर 2 होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं पेयर में होगा। सेकंड जो ग्लैंड यहाँ पर होगा उसको कहा गया प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड को कहा अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब इसका एक ही नंबर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड। टेस्टिस पेयर में होगा, रीटे टेस्टिस, वेजा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वेजा डिफरेंशिया सब पेयर में ही होते हैं। सेमिनल वेजिकल पेयर में होगा। थर्ड ग्लैंड जिसको कहा गया काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल तो समझा ही नहीं रहे, वरना डिटेल पे आते तो अब तक टेस्टिस से आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये भी पेयर्ड में होता है भाई, इसका भी नंबर 2 होगा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछेगा, अनपेयर्ड वाला क्वेश्चन। अब मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें ना बताकर आपके नीट के एग्ज़ाम में काम आने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लैंड्स का काम होगा सिक्रीट करना, यानी सिक्रीशन करना। इन तीनों ग्लैंड्स के, ध्यान से सुनना, इन तीनों ग्लैंड्स, तीनों का मतलब सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन से, इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन से एक फ्लूइड बनता है भाई, जिसको कहा जाता है सेमिनल प्लाज्मा। यानी ये तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होगा, उस सिक्रीशन से एक फ्लूइड तैयार होगा जिसको कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछेगा, सेमिनल प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा। जैसे आप पढ़ते हो ब्लड के प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर रहेगा, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, इसके अलावा फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होगा, 3 चीज़ें, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कहा कुछ एंजाइम। सेमिनल प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। 3 कंस्टिट्यूएंट इसके बताए गए, ऐसे तो 3 से ज़्यादा होंगे पर एनसीईआरटी ने 3 कहा। सबसे पहले कहा फ्रक्टोज, एक मोनोमर है भाई। दूसरा कहा कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, और थर्ड बताया गया सर्टेन एंजाइम्स। नाम नहीं बताए, हम क्लास के अंदर एंजाइम्स का नाम पढ़ाते हैं भाई, लेकिन अभी पढ़ा तो नहीं रहे, अभी तो ऐसे रिवीजन करा रहे हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर 3 चीज़ें होंगी, फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, सर्टेन एंजाइम। यही सेमिनल प्लाज्मा यानी स्पर्म टेस्टिस में बनेगा, डक्ट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होगा और एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाएगा और स्पर्म के साथ मिलकर बनाता है भाई सीमेन। क्या बनाएगा? सीमेन। अब मैंने सीमेन क्यों बताया, सीमेन से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिस्चार्ज होने वाला फ्लूइड सीमेन, ये सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है। सीमेन को ध्यान से सुनना, सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र करना ये कहलाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हुआ ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन, सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। और क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई सीमेन को किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आंसर होगा वेजाइना। यानी सीमेन को वेजाइना में ट्रांसफ़र करना, ये प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन। बहुत अच्छा। फोर्थ जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होगा उसको कहा जाता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर एक ही पार्ट हमको पढ़ना होता है जिसका नाम है पेनिस। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस में सबसे पहला पॉइंट प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन,
ठीक। लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर। दूसरा कहा गया भाई एसेसरी डक्ट, रीटे टेस्टिस वेजा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस वाज डिफरेंस, या उसी को कहते हैं वेजा डिफरेंशिया। एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर सेमिनल, वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड दोनों पेयर होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होगा। इन तीनों ग्लैंड से एक फ्लूइड तैयार होगा जिसको कहेंगे सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा, हम कहेंगे इसमें फ्रक्टोज रहेगा, कैल्शियम आयन रहेगा, सर्टेन एंजाइम्स होंगे। ये स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाएगा, सीमेन को वेजाइना में ट्रांसफ़र करना, ये प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन। इतने पार्ट्स होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई टेस्टिस का स्ट्रक्चर जानना, उसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका आप या तो एक पिक ले लेना भाई, या बहुत तेज़ी से इसको लिखते रहना। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। एक्टिव होकर बैठना भाई, अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर कर बैठना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कोरिलेट कर कर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। जब इस टेस्टिस का कट सेक्शन देखा गया, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये रहा भाई टेस्टिस, इसको कट कर कर देखा गया तो क्या देखा कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट का मतलब डिविजन्स, इस टाइप के कंपार्टमेंट, एक टेस्टिस के अंदर ऐसे ऐसे 250 कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट को नाम दिया गया। यानी जब टेस्टिस को कट कर कर देखा गया तो टेस्टिस के अंदर देखा गया टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। यानी एक टेस्टिस को जब कट कर कर देखा गया तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए गए, इनका नंबर बताया गया 250। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होंगे। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइलिंग वाला स्ट्रक्चर देखा गया। एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखा गया। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कहा गया सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसको कहा गया सेमिनिफेरस टिब्यूल। यानी आप कहेंगे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट रहेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का नंबर रहेगा 250, सेमिनिफेरस टिब्यूल का नंबर रहेगा 1 2 3। 1 2 3 का मतलब किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, यानी टेस्टिस को जब कट किया तो उसमें देखे गए कंपार्टमेंट, उन कंपार्टमेंट्स को कहा गया टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर देखा गया सेमिनिफेरस टिब्यूल। इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल देखे गए। यानी एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को जब अंदर से देखा तो क्या पाया, इसमें 2 टाइप के सेल दिखे। इन सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक सेल को कहा गया मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरे टाइप के सेल को कहा गया सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बहुत सुने होंगे, सर्टोली सेल से ही क्वेश्चन पूछता है भाई। यानी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल के अंदर डिवीज़न होगा, इसी मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा और क्या बनेगा, स्पर्म। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन एक्चुअली में कहाँ पर होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका मूवमेंट, उसका चलना
वहीं से स्टार्ट होगा, तो हम कहेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल से। ये क्वेश्चन यही तो पूछा गया कि पैसेज क्या होगा स्पर्म का, स्पर्म कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और कहाँ से होता हुआ कहाँ से निकलेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनाने वाले सेल को कहा जाएगा मेल जर्म सेल। इस स्पर्म को, यानी जिस टाइम पर मेल जर्म सेल से स्पर्म बनेगा तो सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न पर चाहिए नरिशमेंट। तो कहाँ सेल डिवीज़न के टाइम पर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा सर्टोली सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है भाई, सर्टोली सेल का काम क्या होगा। सर्टोली सेल का काम होगा डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देना सर्टोली सेल। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या कहे कि दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में, दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में, दो के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको कहा गया इंटर। इंटर का मतलब बिटवीन, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर दो चीज़ें देखी गई मेनली। सबसे पहला इसके अंदर देखा गया ब्लड वेसल्स, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी जिसमें ब्लड फ्लो करेगा। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेल देखा गया जिसको कहा लेडिग सेल। लेडिग सेल, लेडिग सेल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, अभी बताऊंगा। तो यानी आपको क्या याद रखना है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल रहेगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में होगा ब्लड वेसल्स और लेडिग सेल। अब मुझे क्या बताना है, इंपॉर्टेंट बात सुनो, अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपने पढ़ा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट। ठीक, हमारी बॉडी के अंदर, ये तो भाई क्लास के अंदर पढ़ाते ही हैं और पढ़ते भी इस बात को कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का काम या हार्मोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, उसी बात को यहाँ पर बताएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं भाई, एक हार्मोन का नाम है LH और दूसरे हार्मोन का नाम है भाई FSH। मैं इसको यहाँ ना बताकर वहाँ लिखता हूँ क्योंकि वहीं पर इन दोनों का यूज़ होगा कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं भाई। उसमें दो हार्मोन जो हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे, एक हार्मोन कहा गया LH जिसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा कहा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों को कंबाइनली एक नाम दिया जाता है भाई गोनेडो, या मैं ऐसे लिखूंगा LH और FSH, इन दोनों को कहा जाता है गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स, गोनेडोट्रोफिन्स का मतलब हुआ LH प्लस FSH, क्योंकि टेस्टिस को गोनेट्स कहते हैं भाई, तो टेस्टिस और ओवेरी इन दोनों को गोनेट्स कहा जाता है। गोनेट्स पर ही दोनों हार्मोन काम करते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी। अब सुनो, मेल में इसका क्या काम होगा, L से हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से ही हुआ लेडिग सेल। मेल के अंदर कहा कि ये LH हार्मोन ब्लड के ज़रिए, क्योंकि पिट्यूटरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने हार्मोन्स को, अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल देती है। यही ब्लड जब यहाँ पर आएगा तो इस ब्लड के अंदर जो LH रहेगा, ये LH हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। क्वेश्चन यही पूछता है, लेडिग सेल को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन का नाम LL, लेडिग सेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों स्टिमुलेट करेगा, किस काम को करने के लिए स्टिमुलेट करेगा कि LH आएगा कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी, किसके पास, लेडिग सेल, और आकर कहेगा कि लेडिग सेल को रिलीज करो एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन।
यानी कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखो बनते हैं। लेडिक सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन LH, लेडिक सेल से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, दूसरा जो हार्मोन रहेगा FSH, ये FSH आकर स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को। किस लिए स्टिमुलेट करेगा कि भाई सर्टोली सेल को कहेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करो डेवलपिंग स्पर्म को। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन निकलेंगे LH FSH, LH आकर काम करेगा लेडिक सेल पर, FSH आकर एक्ट करेगा सर्टोली सेल पर। FSH जो आएगा सर्टोली सेल पर वो आकर स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को कि वो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट दे सके। अब हमारा जो मेन पोर्शन है ना वो ये कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या रहेगा, वो हार्मोन वाली बात हो गई, इसको याद रखना। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल रहेगा, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल एक जगह पर आकर कंबाइन हो जाएंगे, ये सब इस तरह से। इन कंबाइन डक्ट को, यहाँ पर जो ये कंबाइन हो जाएंगे, इन कंबाइन डक्ट को कहा जाएगा रीटेटेस्टिस एसेसरी डक्ट। यानी स्पर्म यहाँ पर बनेगा और बनकर इन डक्ट तक पहुँचेगा और हमारे टेस्टिस के ऊपर से लेकर नीचे तक, इसके ऊपर वाले पार्ट से लेकर नीचे वाले पार्ट तक डक्ट प्रेजेंट रहेगा। इस डक्ट को कहा जाता है एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं भाई? एपिडिडाइमिस। यानी इसको मैं कहूँगा रीटेटेस्टिस, रीटेटेस्टिस, रीटेटेस्टिस। यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन होगा रीटेटेस्टिस में। यही रीटेटेस्टिस जाकर ओपन होगा एक डक्ट्स में, बहुत सारे डक्ट होंगे। इन डक्ट को कहा जाता है वेजा इफ्रेंशिया, वेजा इफ्रेंशिया। यही वेजा इफ्रेंशिया इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आकर ओपन होगा, जिसको हम कहेंगे एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। यहाँ तक कहलाता है भाई एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है वास डिफरेंस या वेजा डिफरेंशिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनेगा, बनने के बाद रीटेटेस्टिस में पहुंचेगा, रीटेटेस्टिस के बाद यहाँ पर डक्ट होंगे वेजा इफ्रेंशिया। इस तरह के डक्ट होंगे, इस टाइप से डक्ट होंगे और वो एपिडिडाइमिस के अंदर जाकर ओपन हो रहे होंगे। उन डक्ट को कहा जाएगा वेजा इफ्रेंशिया। वेजा इफ्रेंशिया ओपन होगा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ओपन होगा वास डिफरेंस। यहाँ तक स्पर्म का मूवमेंट हो गया कि स्पर्म बनेगा और वास डिफरेंस तक आ गया। आगे की बात समझो, यही वास डिफरेंस, मैं इसको आगे दिखा दूँ, यही वास डिफरेंस, आगे का खेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट। यही वास डिफरेंस ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ भाई, रिवाइज बस कराना चाहूँ। सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन्स इनटू रीटेटेस्टिस, वो ओपन होगा वेजा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यही वास डिफरेंस जाकर एक ग्लैंड के डक्ट से मिलेगा। यहाँ पर जो हम ग्लैंड लिखे थे ना, जिस ग्लैंड को कहा जाएगा सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। इस सेमिनल वेजिकल के डक्ट के साथ मिलेगा और मिलकर यहाँ पर एक डक्ट बनाएगा। इस डक्ट को कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। क्वेश्चन ये भी पूछेगा भाई, इजैकुलेटरी डक्ट किसके मिलने से बनेगा? वास डिफरेंस। ये रहा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस सेमिनल वेजिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। यानी अगर हमने कहा स्पर्म यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सेमिनिफेरस टिब्यूल से रीटेटेस्टिस, वेजा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद पहुँचेगा इजैकुलेटरी डक्ट। यही इजैकुलेटरी डक्ट आगे कंटिन्यू रहेगा हमारे यूरेथ्रा में भाई, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। यही यूरेथ्रा, यूरेथ्रा प्रेजेंट रहेगा पेनिस के अंदर भाई, पेनिस के अंदर प्रेजेंट रहेगा यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा के लास्ट पार्ट को, जो कि पेनिस के टिप पर प्रेजेंट रहेगा, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल मिएटस। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, मिएटस का मतलब ओपनिंग, जो बाहर की तरफ खुल रहा होगा, या इसी को यूरेथ्रल मिएटस बोल देते हैं। यानी इजैकुलेटरी डक्ट के बाद
स्पर्म यूरेथ्रा में आएगा और यूरेथ्रा के बाद एक्सटर्नल मिएटस। यानी कहने का मतलब ये हुआ स्पर्म का जो डक्ट रहेगा यानी स्पर्म का जो पैसेज रहेगा स्टार्ट होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने कहा टेस्टिस के अंदर होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल से स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनने के लिए सर्टोली सेल नरिशमेंट देगा, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा एफएसएच। यहाँ पर जो स्पेस रहेगा उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स, लेडिक सेल, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा एलएच, एलएच एफएसएच को मिलाकर कहेंगे गोनेडोट्रोफिन। एलएच लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराने के लिए। यही स्पर्म यहाँ बनने के बाद रिटेटेस्टिस वेजाइफ्रेंशिया यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिटेटेस्टिस वेजाइफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एक्सटर्नल मिएटस, बॉडी से सीमेन या स्पर्म आउट या इजेकुलेट हो जाएगा। अब हम इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वापस आते अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए भाई, करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। तो स्पर्म कहाँ से बनना स्टार्ट होगा? पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उससे जाएगा रिटेटेस्टिस, सही बात है भाई, वेजाइफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और एक्सटर्नल मिएटस या इसी को कहते हैं यूरेथ्रल मिएटस। एक्सटर्नल मिएटस को ही यूरेथ्रल मिएटस कहा जाता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट सीक्वेंस हमको बता रहा है स्पर्म के मूवमेंट का, कि स्पर्म का मूवमेंट कैसे कैसे होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बेसिक नॉलेज आपको बता दिया। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा दूं कि यूरेथ्रा जो रहेगा भाई, ये यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है पेनिस के अंदर। ये मैं बना रहा हूँ पेनिस। अब पेनिस में आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। क्या बात याद रखनी होगी कि भाई पेनिस जो रहेगा, इस पेनिस के, बना दे रहा हूँ पहले फिर समझाता हूँ। ये रहेगा एक्सटर्नल मिएटस, पेनिस के टिप पर रहेगा कि भाई यूरेथ्रा जो रहेगा मेल के अंदर, इसी यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट होगा, इसी यूरेथ्रा से सीमेन पास आउट होगा। यानी मेल के अंदर यूरेथ्रा ही यूरिन का पैसेज होगा, यूरेथ्रा ही सीमेन का पैसेज रहेगा। और इसके साथ साथ इस पेनिस का जो टिप रहेगा, इस टिप को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। पेनिस के टिप को क्या कहते हैं भाई? ग्लांस पेनिस। ठीक, इस ग्लांस पेनिस पर प्रेजेंट होता है एक स्किन फोल्ड जिसको कहा जाता है फॉर स्किन या प्रीप्यूस। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, मेन क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो भाई अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। यानी क्वेश्चन तो भाई दिख गया होगा, पढ़ भी लिया होगा। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किस चीज़ से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स में से कौन सा इवेंट यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है जो नहीं होगा। तो आपको पहले में इसका पिक ले लेना भाई। एंजियोस्पर्म से रिलेटेड थोड़ी सी बातें बताऊं तो ये क्या, इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। देखिए एंजियोस्पर्म का मतलब हुआ फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिन पर फ्लावर आते हों, उन प्लांट्स को जनरली हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। उन प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के अंदर 12th क्लास में जो दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस पूरे चैप्टर का, बल्कि उस चैप्टर का क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा बेसिस होता है भाई फर्टिलाइजेशन। तो पहले मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म के, भाई एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट होंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन इवेंट होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट, गैमीट का फ्यूज होना, और गैमीट के फ्यूजन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब इवेंट्स को फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर ही डिवाइड किया गया। कहा गया कि फर्टिलाइजेशन खुद एक इवेंट, फर्टिलाइजेशन खुद एक इवेंट, फर्टिलाइजेशन ही मेन इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फर्टिलाइजेशन को ही कहा जाता है सिंगेमी, फर्टिलाइजेशन को ही कहते हैं सिंगेमी। सिंग का मतलब फ्यूज, गैमी का मतलब गैमीट, गैमीट के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस फर्टिलाइजेशन से पहले जितने भी इवेंट होते हों, जितने भी प्रोसेस होते हों, उन सब प्रोसेस को कहा जाता है प्री। प्री का मतलब पहले, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट। इसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हों उन सब को कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन खुद एक इवेंट, फर्टिलाइजेशन से होने वाले, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले जितने भी इवेंट होंगे प्री, बाद वालों को कहा जाता है पोस्ट। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद। अब समझो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसको लिखा, यानी पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी पर बेस्ड होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अच्छा, आप लॉजिकली सोच सकते हो, गैमीट के फ्यूजन से पहले गैमीट एक दूसरे के करीब आएंगे। दो चीज़ें जब एक दूसरे के करीब आएंगी तभी तो फ्यूज़न होगा। कहा करीब आने से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अरे पहले गैमीट बनेगा, उसके बाद एक दूसरे के करीब आएगा, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमीट को बनना पड़ेगा, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट के फॉर्मेशन को कहा जाता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और गैमीटो का मतलब गैमीट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के गैमीट चाहिए होते हैं भाई, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमीट बनता है पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन को कहा जाता है माइक्रोस्पोर। फीमेल गैमीट बनता है एम्ब्रियोसेक के अंदर, एम्ब्रियोसेक को कहा जाता है मेगास्पोर। इसीलिए कहा गैमीटोजेनेसिस। एंजियोस्पर्म के अंदर दो टाइप का पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब तो हुआ बनना, माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनेगा तभी मेल गैमीट बनेगा। फीमेल के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं मेगा, मेल के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं माइक्रो। जैसे मैं आपको रिवाइज कराऊं, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोफिल मैं लिख दे रहा हूं। माइक्रो मेल के लिए माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर कहा जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन को कहते हैं भाई, स्टेमेन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। पॉलन सेक को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन को कहते हैं माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट बनेगा, इसलिए पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी तरह मेगास्पोरोफिल, बस कुछ मत करो, माइक्रो की जगह मेगा लगा दो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर टेक्निकल नाम पूछता है, मेगास्पोरोफिल वहाँ लिखे स्टेमेन। मेगास्पोरोफिल का मतलब होता है कार्पेल या पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है ओव्यूल और मेगास्पोर का मतलब होता है एम्ब्रियोसेक।
यानी 6 पॉइंट यहां पर बता दिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई टेक्निकल नेम ऑफ कार्पेल मेगास्पोरोफिल, टेक्निकल नेम ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, टेक्निकल नेम ऑफ एम्ब्रियोसेक मेगास्पोर। आप याद करना, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर, माइक्रो, मेगा, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर। मेगास्पोर के फॉर्मेशन को कहा जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। यानी पहले गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीट बनने के बाद गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर कितने इवेंट होंगे? 2 इवेंट, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र। एंजियोस्पर्म के अंदर गैमीट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। गैमीट ट्रांसफर के प्रोसेस को, मेरी बात ध्यान से सुनो, गैमीट ट्रांसफर के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। गैमीट बनने के प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है भाई वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को नहीं मिलता। क्यों? कहा एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए कितनी बार ना जाने क्वेश्चन पूछा गया, 2017-18 में कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा गया, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन। किसी के पास ये कैरेक्टर है ही नहीं, 2 फर्टिलाइजेशन, यानी 2 बार गैमीट का फ्यूजन, या कहो 2 अलग अलग गैमीट का फ्यूजन रहेगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन में कहा दोनों फर्टिलाइजेशन को अलग नाम दिया गया। एक फर्टिलाइजेशन को कहते हैं सिंगेमी, रियलिटी में यही फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो, ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी, इसका मतलब क्या? कहा गया सिंगेमी का मतलब हुआ मेल गैमीट, ये हैप्लॉइड होता है भाई, ये सब बातें तो पढ़ चुके हो, जानते होंगे। फीमेल गैमीट, इन दोनों के फ्यूजन को, सिर्फ फ्यूजन, मिलना, ये कहलाता है सिंगेमी। मेल गैमीट जिसके पास एक न्यूक्लियस रहेगा, इसका सेंट्रल सेल के साथ जो कि प्रेजेंट रहेगा एम्ब्रियोसेक के अंदर, उसके साथ मिलना, ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड, ध्यान से सुनना, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट एंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद सेंट्रल सेल। मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से मिलना सिंगेमी, मेल गैमीट का सेंट्रल सेल से मिलना ट्रिपल फ्यूजन। 2 न्यूक्लियस इसका रहेगा, एक इसका रहेगा, तीनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा डबल फर्टिलाइजेशन, यानी ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा? मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेगा, इससे जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड रहेगा, यानी जाइगोट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ध्यान से सुनो, जाइगोट का फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब मिलना, बस मिल गए, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। नए स्ट्रक्चर का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसी जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, लेकिन कहा जाइगोट के अंदर डिवीजन कब होगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मेल गैमीट सेंट्रल सेल दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। इन दोनों के न्यूक्लियस के फ्यूज करने से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N होगा। 3 न्यूक्लियस जिसमें होंगे। पहले बनता है न्यूक्लियस, तीनों के फ्यूजन से एक न्यूक्लियस बनेगा। उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, इसमें डिवीजन होगा, कंप्लीट एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। यानी पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्यों? इस एंडोस्पर्म के सेल के पास होगा नरिशमेंट। जैसे अभी पढ़ा, सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को नरिशमेंट देगा, ऐसे ही एंडोस्पर्म
इस जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जब तक नरिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा, और जब इसको नरिशमेंट एंडोस्पर्म देगा तो बनेगा एम्ब्रियो। ये भी क्वेश्चन, पहले एंडोस्पर्म बनेगा या एम्ब्रियो? आप कहोगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या होगा? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, किसको? जाइगोट को, ताकि वो क्या बनाए? एम्ब्रियो। यानी ये सब प्रोसेस, जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो का बनना, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, ये सब कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला कहा कि भाई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना, ये क्या कहलाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा कहा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का बनना, ये भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब मैं आपको एकदम से बहुत तेजी से एक बात रिवाइज कराऊं। आपने पढ़ा एक फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। भाई फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से पार्ट आपने पढ़े? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल या पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल या पिस्टिल। सेपल का काम होता है फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करना। पेटल का काम होता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। स्टेमन को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पेल, पिस्टिल को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन बनता है 2 पार्ट से, एंथर फिलामेंट। कार्पेल, पिस्टिल बनता है 3 पार्ट से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। अब मैं क्यों इसको बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको देखेंगे कार्पेल या पिस्टिल को, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवेरी, इस ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर रहेगा एम्ब्रियोसेक। इसको मैं कहूँगा ओव्यूल, इसको मैं कहूँगा एम्ब्रियोसेक। फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी इन दोनों के फ्यूज़न के बाद, इसी ओव्यूल से बनता है सीड और इसी एम्ब्रियोसेक से बनता है एम्ब्रियो। ओह सॉरी, कहा गया, हाँ, इससे एम्ब्रियोसेक से बनेगा एम्ब्रियो, और ये जो बाहर ओवेरी रहेगा, यही ओवेरी फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। यानी एम्ब्रियो का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद कहा फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से बनेगा सीड। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। और कहा गया फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी से बनेगा फ्रूट। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 चीज़ें होंगी। 4 चीज़ें क्या होंगी? जाइगोट का एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, सेंट्रल सेल का, या कहो सेंट्रल सेल का मेल गैमीट के साथ मिलकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होना, और ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना, ओवेरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना। इन चारों प्रोसेस को हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट? जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सही बात। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सही बात। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक, बक नहीं, ये नहीं होगा। ओव्यूल से एम्ब्रियोसेक नहीं बनेगा, ओव्यूल से बनेगा सीड। और फोर्थ कहा गया ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट, सही बात। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा गया ओव्यूल से एम्ब्रियोसेक का बनना, यही गलत होगा। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्विकली। ऐसे समझना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताओगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कितने होंगे? 2। पहला गैमीटोजेनेसिस, दूसरा गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस होंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। थोड़ी बात बता दूंगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन तो वही बहुत बड़ा टॉपिक। एंजियोस्पर्म के अंदर यूनिक इवेंट होगा जिसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होंगे, सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन में कहा कि सिंगेमी का मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? ट्रिपल फ्यूजन। सेंट्रल सेल से ही कहो मेल गैमीट के साथ मिलने के बाद एंडोस्पर्म बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवेरी से फ्रूट बनेगा। ये सब इवेंट होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम पूरे चैप्टर के अंदर यही तो पढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल से सीड का बनना, ओवेरी से फ्रूट का बनना। चैप्टर पढ़ लिए, इतने टॉपिक पढ़ लिए, चैप्टर खत्म।
अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, इसी से रिलेटेड रहेगा, एक्सपेक्ट करता हूँ इसी से रिलेटेड होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया सिनर्जिड। अच्छा, तो सिनर्जिड को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए सिनर्जिड कहाँ पर होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या रहेगा, ओव्यूल। ओवेरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। यानी ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड के अंदर। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड। अब मैं यहाँ पर पहले मैं एक ओव्यूल का डायग्राम बना दूँ, बहुत तेज़ी से डायग्राम बना रहा हूँ, देखना भाई। कहा गया कि जो ओव्यूल रहेगा, जो ओव्यूल यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बन गए थे भाई। जो ओव्यूल हमें पढ़ना होगा उसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। उसका नाम क्या होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। मैं लिख दूंगा। इस ओव्यूल में कहा गया दो रहती है प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो ओव्यूल हमको पढ़ना होगा, इस ओव्यूल के अंदर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग। वन बाय वन मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को एकदम से समझाऊंगा, बहुत तेज़ी से समझना। इतना भी तेज मत समझना कि कुछ समझ मत आए, मैं खुद समझाऊंगा। देखिए ये ओव्यूल जो हमने बनाया, रेड कलर को छोड़कर बाकी बचा हुआ पूरा कंप्लीट पोर्शन ये कहलाएगा ओव्यूल। यानी ये ओव्यूल का पार्ट नहीं होगा, ये ओव्यूल का पार्ट नहीं होगा, ये बचा हुआ मेन पार्ट यही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन मेन पार्ट ये होगा। अब इस मेन पार्ट को पहले हम समझेंगे। कहा कि इस मेन पार्ट के अंदर ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने बनाया, इसको प्रोटेक्ट करने वाला, इसको कहा जाता है इंटेगुमेंट। ओव्यूल के प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कहोगे, इंटेगुमेंट। अगर दो इंटेगुमेंट रहेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बाहर वाले को कहा आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाले को कहा इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, बहुत बढ़िया। इंटेगुमेंट रहेगा प्रोटेक्टिव कवरिंग। यानी आपसे अगर मालूम करें इंटेगुमेंट का काम क्या होगा, तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन। अब ये जो हमने यहाँ पर बनाया, इसको कहा जाता है ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। इस ओपनिंग को नाम दिया जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में कुछ बातें आप याद रखोगे। माइक्रोपाइल के बारे में पहला पॉइंट तो कहा गया ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। अब ओपनिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई ना कोई एंटर कर सकता है, बिल्कुल एंटर कर सकता है भाई। ये ओपनिंग कहा गया किसके लिए होगा, फॉर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगा, आप कहेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को कहा जाता है टिप ऑफ ओव्यूल। अब आप कहोगे ये तो नीचे दिख रहा है बेस पर, टिप तो ऊपर होता है। ये क्लास के अंदर एक्सप्लेन किए जब टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाए, ऑर्थोट्रोपस सीधा, एनाट्रोपस इन्वर्टेड, तो ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझाया है। अभी आप याद रखोगे माइक्रोपाइल को कहेंगे टिप ऑफ ओव्यूल। इसका काम होगा पॉलन ट्यूब को एंटर कराना। अब इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को कहा जाता है भाई चेलेजा। यानी अगर उसको हमने टिप कहा तो इसको नाम दिया जाता है बेस ऑफ ओव्यूल। चेलेजा को कहा जाता है बेस ऑफ ओव्यूल। अब ये ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा ओवेरी के अंदर। कहा इस ओव्यूल को ओवेरी से कनेक्ट करने वाले इस स्टॉक यानी डंडी जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्यूनिकल। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा इस ओव्यूल को ओवेरी से, बल्कि ओवेरी से नहीं, ये फ्यूनिकल कनेक्ट रहेगा प्लासेंटा से। किससे कनेक्ट रहेगा, प्लासेंटा। जिस तरह से भाई ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ते हो ना,
कि फीटस और मदर इन दोनों के बीच का कनेक्शन प्लासेंटा, ऐसे ही ओवेरी ओव्यूल, इस ओव्यूल को ओवेरी के प्लासेंटा से कनेक्ट करने वाले का नाम फ्यूनिकल। अब सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पर कनेक्ट रहेगा, यानी फ्यूनिकल प्लासेंटा से तो कनेक्ट होगा ही होगा, यानी ऐसा कुछ होगा, इसको मैं कहूँ ओव्यूल का मेन पार्ट, इसको मैंने माना फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल एक तरफ से अटैच रहेगा प्लासेंटा से, ये प्लासेंटा, इसको मैंने कहा फ्यूनिकल, और ये मेन बॉडी, यानी मेन बॉडी पर जिस पॉइंट पर ये फ्यूज़ होगा, ये फ्यूज़न वाला पॉइंट, ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट पर फ्यूज़ रहेगा, इस पॉइंट को कहा जाता है हाइलम। हाइलम का मतलब हुआ ओव्यूल पर ऐसा पॉइंट जहां फ्यूनिकल उसके साथ मिलता हो, दो चीज़ें जहां मिलती हों उसको कहते हैं जंक्शन, इसलिए हाइलम को कहा जाता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को नाम दिया जाता है हाइलम। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट रहेगा एक स्ट्रक्चर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियोसेक। इस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। इस एम्ब्रियोसेक के चारों तरफ बहुत सारे सेल्स रहते हैं भाई, इन सेल्स के पास होता है न्यूट्रिएंट, यानी एम्ब्रियोसेक को सराउंड कर रखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स। इन सेल्स को नाम दिया जाता है न्यूसेलस का मतलब हुआ मास ऑफ सेल एनक्लोज का मतलब घिरा हुआ होना, एनक्लोज बाय इंटेगुमेंट, जो इंटेगुमेंट से घिरा रहेगा और एम्ब्रियोसेक को ढक कर रखेगा, सराउंड कर रखेगा। ये एम्ब्रियोसेक बहुत इंपॉर्टेंट। इस एम्ब्रियोसेक के अंदर ही प्रेजेंट होगा सिनर्जिड। अब सुनो, इस एम्ब्रियोसेक को, जो एम्ब्रियोसेक हमको पढ़ना होगा, इस एम्ब्रियोसेक के अंदर टोटल 7 सेल्स होंगे, 7 सेल होंगे। 7 में से कहा 3 सेल ऊपर रहेंगे, जो 3 सेल ऊपर रहेंगे, इन 3 सेल को कहा जाता है भाई एंटीपोडल सेल। इन 3 सेल को क्या कहा जाता है? एंटीपोडल सेल। तीनों हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरह 3 सेल नीचे रहेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में रहेगा। 3 सेल ऊपर रहेंगे, 3 सेल नीचे रहेंगे। नीचे वाले 2 सेल को नाम दिया जाता है सिनर्जिड। ये रहा सिनर्जिड भाई, जो क्वेश्चन में भी आया था। देखो कितनी बातें बता दी सिनर्जिड से रिलेटेड। ऊपर वाले सेल को कहा जाता है एग सेल। एग सेल भी हैप्लॉइड रहेगा, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, एग सेल और सिनर्जिड इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है एग एपेरेटस। ठीक, बीच में एक सेल प्रेजेंट रहेगा, 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और ये कंप्लीट एक सेल रहेगा। इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल। इसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल सेल। यानी 7 सेल होंगे। और ये जो मैंने 2n लिखा बहुत इंपॉर्टेंट, पहले सेल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, इसको मैं कहूँगा एम्ब्रियोसेक। यहाँ पर जो मैंने एम्ब्रियोसेक बनाया, इसके अंदर एग सेल रहेगा, यानी फीमेल गैमीट रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है फीमेल गैमीटोफाइट। इस एग सेल या एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमीटोफाइट में क्वेश्चन बहुत फेमस पूछेगा या पूछा गया, कितने सेल होते हैं भाई? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यानी 7 सेल होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे। एम्ब्रियोसेक के अंदर जितने भी सेल होंगे सब हैप्लॉइड होंगे, सिवाय एक्सेप्ट सेंट्रल सेल के। क्वेश्चन पूछता है एम्ब्रियोसेक के डिप्लॉइड सेल का नाम क्या होगा? आप कहेंगे सेंट्रल सेल। अब क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताऊं, आपने क्लास में भी पढ़ा और नहीं पढ़ा तो ऐसे खुद भी पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन का मतलब ये हुआ स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है भाई, जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। क्या नाम दिया जाता है? पॉलन ट्यूब।
वो पॉलन ट्यूब अपने साथ, मैं ये बना रहा हूँ पॉलन ट्यूब, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, पीछे कर कर, वरना बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी। इस पॉलन ट्यूब के अंदर, इसको मैं कहूँगा पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब अपने साथ लाता है मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। जो मेल गैमीट मैंने वहाँ दिखाए थे ना, वो पॉलन ट्यूब लाएगा। क्या कहा गया कि एक सिनर्जिड पॉलन ट्यूब के आने से पहले डीजनरेट हो जाता है। 2 में से एक सिनर्जिड पॉलन ट्यूब के आने से पहले डीजनरेट हो जाएगा। एक आने के बाद जो डीजनरेट हो जाता है, वहीं पर पॉलन ट्यूब अपने 2 मेल गैमीट छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। इन 2 में से कहा एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, जिसको हमने अभी कहा सिंगेमी। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, एग सेल, सिंगेमी। यही तो पूछ रहा था कि पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के पास जो 2 मेल गैमीट देगा, उसमें से उन मेल गैमीट्स का क्या होगा, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। उस प्रोसेस को हमने कहा सिंगेमी। वापस आते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। पहला ऑप्शन ऑल फ्यूज विद द एग, नहीं भाई, दोनों फ्यूज नहीं करेंगे एग के साथ, गलत। 1 फ्यूज विद एग, अदर फ्यूज विद सिनर्जिड, नहीं, गलत। 1 फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, यानी जो 2 मेल गैमीट पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के पास लाएगा, उसमें से एक एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। 4th ऑप्शन तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, 3rd से ही हमारा आंसर सही हो गया। तो यानी सिनर्जिड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आया। अब सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ 1 सेकंड में ही दिखने वाला होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आ गया। देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। अब पहले मैं सीड के बारे में आपको बात बताऊं। ये जो ओव्यूल मैंने बनाया, इसको कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको नाम दिया जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। किस में कन्वर्ट होगा, सीड, यानी ये सीड में कन्वर्ट होगा। बहुत अच्छी बात। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, ये सीड में कन्वर्ट होगा, यानी ओव्यूल के जितने भी पार्ट होंगे, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, हाइलम, इसके अलावा एम्ब्रियोसेक, न्यूसेलस, सब, क्योंकि यही स्ट्रक्चर तो ओव्यूल में कन्वर्ट होगा, तो इसके जितने पार्ट होंगे वही तो सीड में, सॉरी, यही स्ट्रक्चर तो सीड में कन्वर्ट होगा, तो इसके जितने पार्ट होंगे वही तो सीड में कन्वर्ट होंगे। अब सुनो, कहा ओव्यूल का इंटेगुमेंट आउटर मोस्ट कवरिंग, सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा, यानी इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, इंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू सीड कोट। दूसरा क्या कहा कि इसका जो माइक्रोपाइल रहेगा, जिसको हमने ओपनिंग कहा, यानी माइक्रोपाइल हमको ओव्यूल में भी देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल हमको सीड में भी देखने को मिलेगा, बस काम बदल जाएगा। यही क्वेश्चन पूछता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन ओव्यूल, दूसरा ऑप्शन सीड, तीसरा ऑप्शन फ्रूट, चौथा ऑप्शन बोथ ओव्यूल एंड सीड। ओव्यूल में भी प्रेजेंट होगा, सीड में भी प्रेजेंट होगा। यहां पर काम होगा पॉलन ट्यूब को एंटर कराना। सीड में, यानी जब यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर माइक्रोपाइल का काम होगा ऑक्सीजन और वाटर को एंटर कराना सीड जर्मिनेशन के लिए। बहुत अच्छा। कहे एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक में क्या होगा भाई, इससे एंडोस्पर्म बन जाएगा, इससे बन जाएगा एम्ब्रियो, ये डीजनरेट हो जाएंगे, ये भी डीजनरेट हो जाएंगे, यानी एम्ब्रियोसेक कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसेक कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो।
हाइलम यहाँ पर भी रहेगा, हाइलम सीड में भी रहेगा। यहाँ पर हाइलम उस पॉइंट को कहा जाएगा जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल अटैच रहेगा। सीड में हाइलम उस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट पर सीड और फ्रूट आपस में अटैच रहेंगे। यानी यहाँ भी जंक्शन को हाइलम कहेंगे, सीड में भी हाइलम जंक्शन ही कहलाएगा। बस फर्क आएगा, वहाँ पर जंक्शन होगा बिटवीन सीड एंड फ्रूट, यहाँ पर होगा जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, न्यूसेलस। न्यूसेलस ऐसे सेल होंगे इनके पास प्रेजेंट होगा न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में यूटिलाइज होगा। कहा गया कि ज़्यादातर ओव्यूल के न्यूसेलस एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखे गए जहां पर न्यूसेलस पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता। एम्ब्रियो सेक के बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बनने के बाद न्यूसेलस परसिस्ट करता है। परसिस्ट का मतलब एग्जिस्ट करेगा, रहेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो न्यूसेलस परसिस्ट करेगा, यानी अगर न्यूसेलस बचा रह जाए, उस बचे हुए न्यूसेलस को क्या कहोगे? बचे हुए न्यूसेलस को कहा जाता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म देखने को मिलता है ब्लैक पीपर एंड बीट। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा ओव्यूल किस तरह से कन्वर्ट होगा सीड में। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात। पहले मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाऊंगा कि किस तरह से ओव्यूल कन्वर्ट होगा, किस तरह से ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। किस तरह का मतलब कि ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड के किस पार्ट में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा ओव्यूल, ओव्यूल के पार्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सीड के पार्ट। कहा गया ओव्यूल में सबसे पहले हमने कहा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट ओव्यूल में जो हमने बनाए वो दो, हमको पढ़ना होता है दो इंटेगुमेंट वाला ओव्यूल। तो कहा कि भाई दो इंटेगुमेंट रहेंगे, ठीक है भाई। तो सीड में भी फिर दो सीड कोट रहेगा, यानी इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट जो रहेगा उससे बनेगा आउटर सीड कोट, और इनर इंटेगुमेंट से बनेगा इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को एक नाम दिया गया, याद रखना, टेस्टा। टेस्टा का मतलब आउटर सीड कोट। इनर सीड कोट को नाम दिया गया टेगमेन। यानी आउटर सीड कोट से क्या बनेगा, ये आउटर इंटेगुमेंट से क्या बनेगा, टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट से क्या बनेगा, टेगमेन। दूसरा स्ट्रक्चर हमने लिखा था माइक्रोपाइल, एक्चुअली में थर्ड लिखा गया था, माइक्रोपाइल दो थे, ओह इंटेगुमेंट दो थे, इसलिए वहाँ माइक्रोपाइल को लिख दिया था थर्ड। यानी माइक्रोपाइल हमने कहा मेन काम होगा माइक्रोपाइल का एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को एंटर कराना, ये काम होगा माइक्रोपाइल का। माइक्रोपाइल हमको सीड में भी देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल ओव्यूल में भी होगा, माइक्रोपाइल सीड में भी होगा। फर्क क्या होगा, सीड में इसका काम होगा एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर को एंटर कराना, ये काम करेगा माइक्रोपाइल। यानी माइक्रोपाइल फाउंड इन बोथ ओव्यूल, सीड। इंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू सीड कोट। आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट, नाम टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट इनर सीड कोट, नाम टेगमेन। थर्ड पार्ट क्या लिखोगे कि भाई इंटेगुमेंट रहा माइक्रोपाइल, हाइलम हमको ओव्यूल में भी देखने को मिलेगा और हाइलम हमको सीड में भी देखने को मिलेगा। फर्क होगा, सीड में जिस पॉइंट पर ये सीड फ्रूट से अटैच रहेगा उस पॉइंट को आप कहेंगे हाइलम। फोर्थ स्ट्रक्चर भाई हम यहाँ पर लिखेंगे इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल, हाइलम, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक किस में कन्वर्ट होगा, कहा गया ये एम्ब्रियोसेक कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियोसेक किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियोसेक के अंदर भी आपने सेल पढ़े, यानी हकीकत में एम्ब्रियोसेक का वो सेल जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा। यानी आप ये बात लिख सकते हो, एम्ब्रियो ना लिखकर आप ये लिखोगे कि एम्ब्रियोसेक के अंदर
जो एग सेल रहेगा ये एग सेल मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर कर बनाएगा एम्ब्रियो। इसके अंदर जो सेंट्रल सेल रहेगा वो सेंट्रल सेल मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर कर बनाएगा एंडोस्पर्म। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि अगर बचा तो, न्यूसेलस अगर बच गया, कंडीशन अगर बच गया तो इस न्यूसेलस को कहा जाता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। और ये पेरिस्पर्म हमको देखने को मिलता है ब्लैक पीपर और बीट। ब्लैक पीपर और बीट इन दोनों में देखने को मिलेगा हमको पेरिस्पर्म। तो यही तो क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। उसको हम नाम देते हैं पेरिस्पर्म। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपको जो बताऊंगा वो यहाँ को दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन पूछा गया, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, असल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया। इसको मैं हटा दूं, इसका पिक ले लेना भाई, चाहो तो लिखते रहना। ये सब तो बेसिक बातें हुई फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। वापस से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया हीरोइन। अब पहले मैं आपको बताऊं हीरोइन क्या होता है, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। देखो क्या कहा गया, देखिए वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ड्रग्स एब्यूज़, कि भाई किस तरह से ड्रग्स का एब्यूज़ किया जाता है, यानी जितनी क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए उससे ज़्यादा उनको इस्तेमाल करना। उसमें ड्रग्स एब्यूज़ में आपने पढ़ा होगा एक ड्रग्स जिसको हम कहते हैं ओपियोइड्स कहा जाता है भाई ऐसे ड्रग्स। ओपियोइड्स कहते हैं ऐसे ड्रग्स जो ऑब्टेन किए जाते हों ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट का नाम, यानी पेपेवर सोमनीफेरम के अनराइप फ्रूट के ड्राइड लेटेक्स से मिलने वाले ड्रग्स को कहा जाता है ओपियोइड्स। पेपेवर सोमनीफेरम के अनराइप फ्रूट के ड्राइड लेटेक्स से मिलने वाले ड्रग्स को हम कहते हैं ओपियोइड्स। कि भाई ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, इन ड्रग्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओपियोइड्स रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी। ओपियोइड्स को इस्तेमाल करने का जनरल तरीका बताया गया स्नॉर्टिंग करना। इसके अलावा इनके इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं भाई, स्नॉर्टिंग और इंजेक्शंस। ओपियोइड्स में कहा कि ओपियोइड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक टाइप होता है जिसको कहते हैं नेचुरल ओपियोइड्स, यानी नेचुरल ओपियोइड्स का मतलब डायरेक्टली हम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल ओपियोइड्स के अंदर आता है भाई मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन और कोडीन। अब मॉर्फिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मॉर्फिन के इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं भाई इन केस ऑफ सर्जरी, यानी जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती हो उस टाइम पर मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर दिया जाता है। इस मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन किया जाए, मॉर्फिन का क्या किया जाए, एसिटाइलेशन, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर इसको रिएक्ट किया जाए तो इसके एसिटाइलेशन से बनता है हीरोइन। इसके एसिटाइलेशन से क्या बनता है भाई, हीरोइन। यानी मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है हीरोइन, इसलिए हीरोइन को कहा जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। यानी मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप लगा दिए जाएं, मैंने पूरा स्ट्रक्चर पूरा मैकेनिज्म क्लास में समझाया हुआ है। मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप लगा दिए जाए तो यही कहलाता है हीरोइन।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय एसीटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। बिल्कुल सही बात, पहला ही ऑप्शन सही हो गया कि भाई हीरोइन जो हमारी ड्रग्स होती है वो कैसे बनाई जाती है, मॉर्फिन के एसीटाइलेशन से। इसमें आप याद रख सकते हो ऑपियोइड्स में, यानी ऑपियोइड्स किसको कहेंगे कि भाई पेपेवर सोमनिफेरम के अनराइप फ्रूट के ड्राइड लेटेक्स से मिलने वाले ड्रग्स को हम जनरली नाम देते हैं ऑपियोइड्स। आज के लिए इतना ही भाई, अगली वीडियो के अंदर हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, आज बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए, थोड़े टॉपिक्स ही कवर किए, बस ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे उसी के लिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी कि एक वीडियो बन गया तो दूसरे वीडियो को, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा, इसीलिए मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा और इसी पर आगे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।